हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। इस पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर का एक व्यंग्य एकांकी है। यह पाठ जो है वो एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है नाटक का केवल एक अंक। इसमें उन्होंने विवाह संबंधी समस्या को चित्रित किया है। रामस्वरूप लड़की का पिता है। एक परिवार के बारे में बताया है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम रामस्वरूप है, वह एक लड़की का पिता है और लड़की का नाम उमा है, वह बीए पास है। प्रेमा लड़की की माँ का नाम है। रतन घर का नौकर है। आज उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर आने वाले हैं। यानी लड़की को दिखाया जा रहा है ताकि उसकी शादी की जा सके। रामस्वरूप एवं उसके परिवार के सभी सदस्य घर को सजाने में लगे हुए हैं। जैसे कोई आता है मेहमान तो उसके लिए घर को पहले से तैयार किया जाता है, अच्छे से सजाया संवारा जाता है, उनके स्वागत के लिए तैयारियां की जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर भी लड़के वालों के लिए घर को सजाया जा रहा है। सारी तैयारियां हो रही हैं। घर में एक तख्त और उस पर सफ़ेद चादर बिछा दी गई है। तख्त को अच्छे से व्यवस्थित करके रखा गया है, उस पर सफ़ेद चादर बिछा दी गई है। घर का नौकर रतन भी घर के कामकाजों में व्यस्त है, वह भी सभी प्रकार की तैयारियां करवा रहा है। तख्त पर हारमोनियम, सितार आदि सजाए गए हैं। उमा की संगीत की परीक्षा वहीं होगी। यानी लड़की उमा को देखने जब लड़के वाले आएंगे तो उससे कुछ संगीत की फरमाइश की जाएगी या वह कुछ गाकर या बजाकर दिखाएगी। तो इस प्रकार से उसकी संगीत की परीक्षा वहीं पर होगी, तख्त पर। प्रेमा ने नाश्ते की सभी वस्तुएं सजा दी हैं। नौकर मक्खन लेने जाता है। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को कहता है कि वह उमा को कहे कि जब लड़के वाले आए तो वह सज संवर कर आए, किंतु उमा इस बात पर मुंह फुलाए बैठी है। उसे बाहरी दिखावा अच्छा नहीं लगता और माँ भी अपनी बेटी के इस प्रकार के व्यवहार से तंग है। वह भी अपनी बेटी को सजा संवार कर लड़के वालों के सामने लाना चाहती है। उमा बीए पास है, किंतु वर पक्ष को उसकी शिक्षा मैट्रिक तक बताई गई है। यानी लड़के वाले ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते, इसलिए उमा की शिक्षा के बारे में जो बात है वो छुपा ली गई है। रामस्वरूप ने अपनी पत्नी को समझा दिया कि जब वर पक्ष वाले आएँ तो वह उमा को सजा संवार कर भेजे ताकि लड़की उन्हें पसंद आ जाए। किंतु उमा को पाउडर जैसी वस्तुएं लगाने का कोई शौक़ नहीं है। वह जैसी है वैसी ही दिखना चाहती है। उसे ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर दिखना या इस प्रकार का दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी शंकर और उसके पिता गोपाल बाबू आ जाते हैं उमा को देखने के लिए। गोपाल बाबू की आंखों से लोक चतुराई टपकती है। यानी उनकी आंखों में ऐसी भाव हैं, उनकी आंखों को देखकर पता चलता है कि उनके अंदर लोक चतुराई है। यानी लोगों से किस प्रकार बात की जाए, उनको किस तरह से अपने व्यवहार में लाना है और अपने आप से प्रभावित करना है। यानी लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, कैसे उन्हें अपने प्रभाव में लाना है, यह उनकी आंखों से प्रतीत होता है। उनकी आवाज़ से पता चल रहा है कि वह अनुभवी और लालची हैं। यानी वो किस तरह से चतुराई से बात करते हैं लोगों के साथ, यह उनकी आवाज़ से पता चल रहा है कि वो अनुभवी भी हैं और लालची भी हैं। शंकर कुछ खीसे निपोरने वाले नौजवानों में से है। उसकी आवाज़ पतली और खिसियाहट भरी है तथा कमर कुछ झुकी हुई है। जो शंकर का चरित्र है वह अच्छा नज़र नहीं आ रहा। उसका व्यक्तित्व और उसका जो शारीरिक उसका शरीर जो है वो ज़्यादा आकर्षक नज़र नहीं आ रहा। उसकी कमर भी झुकी हुई है और जो उसकी आवाज़ है बोलने की, उसमें भी आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, इस प्रकार की भावनाएं बिल्कुल भी नहीं हैं। बाबू रामस्वरूप उन दोनों को अत्यंत आदर भाव से स्वागत करते हुए बिठाते हैं। बातचीत करते हुए रामस्वरूप ने शंकर की शिक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त की कि लड़का कितने कक्षा तक पढ़ा है और वह कैसा है। बाबू गोपाल प्रसाद ने बताया कि शंकर एक साल बीमार पड़ गया था क्योंकि वह कमज़ोर नज़र आ रहा है,
तो उन्होंने पहले ही यह बता दिया कि शंकर 1 साल बीमार पड़ गया है। क्या बताऊं कि इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर भी जो खाने बैठते तो भूख वैसी की वैसी। गोपाल प्रसाद ने अपने ज़माने के बारे में बताया है तथा अपने बेटे की कमज़ोरी को छुपाया है, किस प्रकार से, अपनी बातों की चतुराई से। पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे तो 12-12 घंटे की सीटिंग हो जाती थी। यानी बाबू गोपाल प्रसाद अपने ज़माने के बारे में बातें कर रहे हैं और अपने बेटे शंकर की जो कमज़ोरियां हैं उन्हें छुपा देते हैं। बातचीत करते हुए गोपाल प्रसाद ने पूछा कि आपकी बेटी तो ठीक है, उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में जो हमने सुना है वह तो गलत है ना? साफ बात यह है कि हमें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है, यानी उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए ताकि वह केवल घर में रहे, अपने पति और परिवार की सेवा करे। नाश्ता समाप्त हो चुका है, तभी उमा हाथों में तश्तरी लिए वहाँ आ जाती है। उसने सादगी के कपड़े पहने हैं, उसकी गर्दन झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर, यानी बहुत अधिक ध्यान से, और शंकर आंखें झुकाकर, क्योंकि मैंने बताया है कि उसमें आत्मविश्वास नहीं है, तो वह आंखें झुकाकर धीरे धीरे उमा को देखता है। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को दे देती हैं ताकि वो उन सबको दे सकें। उमा अपना चेहरा ऊपर उठाती है तो उसके नाक पर रखा हुआ चश्मा सबको दिख जाता है। बाप बेटा दोनों एक साथ चौंक कर कहते हैं, चश्मा? इस पर बाबू रामस्वरूप बात को संभालते हुए, अपनी बेटी की पढ़ाई को छिपाते हुए कहते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। बाबू गोपाल प्रसाद उमा को बैठने के लिए कहते हैं और उससे गाने बजाने के विषय में पूछते हैं। रामस्वरूप उमा को एक आध गीत सुनाने के लिए कहते हैं, जिसका प्रबंध पहले से किया गया था कि उसके वाद्य यंत्र जैसे सितार और इसी प्रकार की और भी वाद्य यंत्र थे, सितार और तबला, इस प्रकार के चीज़ें, हारमोनियम, सितार आदि जो रखे गए थे, उनसे वह कोई गीत गाए और बजाए, उन्हें बजाकर कोई गीत गाए। उमा उन्हें मीरा का भजन गाकर सुनाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, इस प्रकार का गीत उमा गाती है लड़के वालों के सामने। गीत में तल्लीन होने पर उसका मस्तक ऊपर उठा। उसका जब वह गीत गाती है तो गीत गाने में जब वह मस्त हो जाती है, खो जाती है, तो अचानक से उसका सर ऊपर उठ जाता है। उसने शायद शंकर को पहचान लिया। उसकी नज़रें शंकर की तरफ चली जाती हैं और वह शंकर को ध्यान से देख लेती है और वह शंकर को पहचान लेती है। वह गाते गाते एकदम रुक गई, क्योंकि शंकर अच्छा लड़का नहीं था। उसे कोई अतीत की याद आ जाती है और शंकर को पहचान कर उसे अच्छा नहीं लगता। वह एकदम गीत गाते गाते रुक जाती है। उमा उठने को हुई, तभी उसे रोक लिया गया। फिर गोपाल प्रसाद उससे पेंटिंग और सिलाई की शिक्षा के विषय में पूछने लगे। यानी वो चाहते हैं कि उनकी जो बेटे की जो बहू बने उसे पेंटिंग और सिलाई की शिक्षा भी आए और खाना बनाने की जो पाक कला होती है उसमें भी वो निपुण हो। तसल्ली होने पर इनाम आदि की जानकारी भी चाहिए, यानी यदि लड़की ने कोई इनाम प्राप्त किया है तो उसके बारे में भी उसे जानकारी हो। इस प्रकार की बातें उन्होंने उमा से पूछी। इस पर उमा चुप रही। अब उमा से संबंधित अधिकतर प्रश्नों के उत्तर उसके पिता ने दिए। उमा से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, लेकिन उन सब के उत्तर उनके पिता ने दिए। तो गोपाल प्रसाद ने कहा कि जरा लड़की को भी मुंह खोलना चाहिए, यानी लड़की भी कुछ उत्तर दे। तो रामस्वरूप ने उमा को जवाब देने के लिए कहा। तो उमा ने कहा, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब मेज़ कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज़ कुर्सी से कुछ पूछता नहीं, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। यह कहकर उमा चुप हो जाती है। रामस्वरूप के रोकने पर भी उमा कहती है, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीद लेता है। वह फिर कहती है कि क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं
और आप ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए। इस पर गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। तब उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैं BA पास हूँ, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है और ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक करके कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है। लेकिन आप अपने बेटे से पूछिए कि किस तरह यह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भाग गए थे। गोपाल प्रसाद और शंकर अधिक अपमान सहन ना कर सके और वे चलने के लिए यानी वहाँ से जाने के लिए खड़े हो गए। तभी उमा कहती है कि जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी बैकबोन। इस प्रकार की बातें उमा ने लड़के वालों से कही और वो चले जाते हैं। उमा के इन शब्दों से गोपाल प्रसाद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह निराश होकर बाहर निकल जाता है। शंकर का चेहरा रुआंसा हो जाता है, यानी ऐसा हो जाता है जैसे वह अभी रोने वाला है। अपना अपमान सुनकर उनका चेहरा अलग प्रकार का हो जाता है। रामस्वरूप भी कुर्सी पर दम से बैठ जाते हैं, यानी दुख के कारण उनका बैठने का तरीका है वह दुख से भर जाता है, क्योंकि उनकी बेटी ने उसकी बेटी यानी उमा को देखने के लिए जो लड़के वाले आए हैं उनकी बेइज्जती कर दी है और वो चले जाते हैं। अब उन्हें अपनी बेटी के विवाह की चिंता फिर से होने लगती है। उमा सिसकियां भरने लगती है, यानी वह रोने लगती है। तभी रतन मक्खन लेकर आ जाता है। रतन यानी घर का नौकर, जो इस एकांकी के शुरू में मेहमानों के स्वागत के लिए मक्खन लेने बाहर गया हुआ होता है, वह इस एकांकी के अंत में मक्खन लेकर वापस आ जाता है। इस प्रकार से इस एकांकी का अंत करुणाजनक स्थिति में होता है। इस एकांकी में प्रमुख जो लक्ष्य है या जो प्रमुख शिक्षा है, जो उद्देश्य है इस एकांकी का, वह नारी की बदलती स्थिति को चित्रित करना है। यानी नारी का जो स्थान होता है उसका चित्रण करना ही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। वह मूक बनकर पशु की भांति सब कुछ सहन नहीं कर सकती, यानी आज जमाना बदल गया है और औरत केवल एक पशु की तरह चुप रहकर सब कुछ सहन नहीं कर सकती, बल्कि वह अपने अधिकार के लिए, अपनी आत्माभिव्यक्ति के लिए अब बोल सकती है, अपने विचारों को सबके सामने रख सकती है। वह संवेदनशील है। अब कोई निर्जीव वस्तुओं की भांति उसके जीवन का सौदा नहीं कर सकता। जैसा कि पुराने ज़माने में होता था वैसा अब नहीं है। उमा के चरित्र के माध्यम से एकांकीकार ने पुरानी एवं परंपरावादी विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया है। शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद उमा से व्यर्थ की जांच पड़ताल करते हैं। इससे उमा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। वह शिक्षित युवती है, उसे भी अपने अधिकारों के बारे में पता है, उसकी भी जीवन के प्रति रुचि और अरुचि है, यानी उसकी भी पसंद और नापसंद है। वह मूक बनकर लालची लोगों के द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं करती, अपितु वह ऐसे लोगों के वास्तविक रूप को प्रकट कर देती है। वह शंकर के जो वास्तविक उसका चरित्र है, जैसा उसका व्यक्तित्व है, उसे सबके सामने उजागर कर देती है। इस तरह लेखक बताना चाहते हैं कि आज नारी शिक्षित हो चुकी है तथा अपने अस्तित्व को पहचानने लगी है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। यह एक एकांकी है। एकांकी यानी नाटक का केवल एक दृश्य है। इस दृश्य में केवल एक कमरे का वर्णन किया गया है और कमरे के अंदर जो जितने भी व्यक्ति आए हैं, जैसे उमा के माता पिता तथा शंकर के पिता और शंकर, उनकी आपसी बातचीत का और सभी प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं, जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उनके जो कथन हैं, उन सबको प्रस्तुत किया है। और यही एकांकी का इसी प्रकार से एकांकी का निर्माण होता है, यानी नाटक का केवल एक दृश्य यानी एक सीन। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह समझ में अच्छे से आ गया, हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।